रूस द्वारा किए गए लगातार हवाई हमले ने सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप की सुरक्षा चिंताओं को भी एक बार फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये वही दौर है जब कूटनीति, शक्ति, रणनीति तीनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस डे से ठीक पहले शुरू हुआ। रूस ने शनिवार को यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 29 ठिकानों को निशाना बनाया और निशाना बनाते हुए 653 ड्रोन, 51 मिसाइल एक साथ दाग दी। अब यूक्रेन का दावा है कि उसने इनमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइलें मार गिराईं। हमलों में 8 लोग घायल हुए और कई ऊर्जा स्टेशन और रेलवे ढांचों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कुछ समय के लिए ऑफ साइट पावर से कट गया था। हालांकि रिएक्टर बंद होने की वजह से कोई बड़ा खतरा नहीं बना। प्लांट अब भी रूसी नियंत्रण में ही है और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि हमलों के दौरान रूस की एक त्रुटि से उसका खुद का ब्लोगरोड शहर प्रभावित हुआ है। दावा है कि फैब 1000 यानी लगभग 1000 किलो वजनी हाई एक्सप्लोजिव बम गलती से शहर के भीतर गिर गए। बम पूरी तरीके से नहीं फटा, लेकिन जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। हालांकि इस दावे का आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। रूस ने भी पलटवार किया, पलटकर कहा कि यूक्रेन उसकी सीमाओं के भीतर ड्रोन हमले तेज कर रहा है। उसका दावा है कि उसने रात भर में 116 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। और इसी दौरान यूक्रेन ने रूस की रायजान तेल रिफाइनरी पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी सेना, रूसी क्षेत्रीय अधिकारियों दोनों ने इसकी पुष्टि कर दी है। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरीज पर लगातार हमले कर रहा है ताकि रूस के तेल निर्यात से मिलने वाली आय कम की जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस बिजली स्टेशन और ग्रिड से जुड़े ढांचों को निशाना बना रहा है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हुए। कीव के पास फास्टिव इलाके में एक ड्रोन ने रेलवे स्टेशन को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। अब बात कूटनीतिक प्रयासों की। हमलों के बाद यूक्रेन और अमेरिका के बीच 3 दिनों तक चली वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। ये वार्ता फ्लोरिडा में हो रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल थे। जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि उनकी दोनों से फोन पर बात हुई, सकारात्मक बातचीत बताई गई। कई सुरक्षा बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। अमेरिका और यूक्रेन पक्ष ने कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए रूस को डी-एस्केलेशन के कदम उठाने होंगे और हिंसा कम करनी होगी। जेलेंस्की का कहना है कि असली शांति तभी संभव है जब रूस गंभीरता दिखाए। यूरोपीय नेता भी सक्रिय हो गए हैं। लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बैठक होने वाली है। यह बैठक यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी, शांति प्रक्रिया के भविष्य पर केंद्रित होगी। इससे पहले मैक्रों ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका यूक्रेन पर ऐसा दबाव डाल सकता है जो उसे क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। एक कथित लीक वीडियो कॉल में यूरोपीय नेताओं ने भी ये चिंता जताई कि अमेरिकी दूत विटकॉफ और कुशनर पर पूर्ण भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस पूरी खबर को गलत बता दिया है। रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूरोप से युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा, ये तय है। पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस सिर्फ सीमित कार्रवाई चला रहा है और ये पूर्ण युद्ध नहीं है। फरवरी 2022 से अब तक युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। लाखों लोग विस्थापित हुए और ये युद्ध अब भी एक अनिश्चित मोड़ पर खड़ा है। क्या चीन जापान के लड़ाकू विमान पर मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि जापान के ओकिनावा के शांत आसमान में अचानक उठी ये हलचल अब एक बड़े भू राजनीतिक विवाद में बदलती दिख रही है। वास्तव में
ये वही इलाका है जहां चीन, जापान और ताइवान के हित टकराते हैं और जहां हर छोटी गतिविधि बड़े खतरे का संकेत बन जाती है। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब जापान ने आधिकारिक तौर पर चीन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। जापान का कहना है कि ओकिनावा के पास उड़ान भर रहे उसके F-15 लड़ाकू विमान पर चीन के J-15 फाइटर जेट ने रडार लॉक किया और ये वही स्थिति है जब कोई विमान अपने सामने मौजूद लक्ष्य पर मिसाइल दागने की तैयारी करता है, यानी हवा में वो आखिरी क्षण जब किसी भी समय वास्तविक हमला हो सकता है। जापानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये घटना एक बार नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग मौकों पर हुई। पहली घटना दोपहर की थी, इसमें लगभग 3 मिनट तक लगातार रडार लॉक किया गया। 3 मिनट जो आसमान में उड़ रहे किसी भी विमान के लिए बेहद तनावपूर्ण और जानलेवा हो सकते हैं। दूसरी घटना रात में हुई और इस बार पूरा मामला करीब 30 मिनट तक चला। 30 मिनट तक जापानी पायलट ये समझ नहीं पा रहे थे कि सामने उड़ रहा चीनी J-15 सिर्फ धमका रहा है या वास्तव में मिसाइल दागने की तैयारी में। वास्तव में यह स्थिति इतनी गंभीर इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि चीन का ये J-15 जेट उसके विमान वाहक पोत लियाओनिंग से उड़ान भरकर आया था, यानी कि एक संगठित सैन्य रूप से तैयार अभियान का हिस्सा था। हालांकि जापानी विमानों ने बताया कि चीनी फाइटर ने जापान के हवाई क्षेत्रों में प्रवेश नहीं किया और ना ही किसी तरीके की क्षति पहुंचाई, लेकिन रडार लॉक किया जाना युद्धकालीन कार्रवाई से एक कदम पहले माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने इस उड़ान सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम किसी भी समय बड़े टकराव का कारण बन सकते हैं। उन्होंने चीन से तुरंत ऐसी गतिविधियां रोकने की मांग की। दूसरी ओर चीन की ओर से इस घटना पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, मतलब औपचारिक बयान। हालांकि उसके विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीनी नौसेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करती है, लेकिन सवाल यह है सिर्फ एक रडार लॉक का नहीं है। सवाल यह है कि ये सब ऐसे समय में क्यों हुआ जब चीन और जापान के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण चले आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा था कि अगर ताइवान पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई होती है तो जापान भी अपनी भूमिका निभाएगा। ये बयान चीन को बेहद चुभा था। उसने इसे उकसावे वाली टिप्पणी बताया था और इसी पृष्ठभूमि में रडार लॉक की ये नई घटना दोनों देशों के बीच सामरिक तनाव को और गहरा कर सकती है। दक्षिण अफ्रीका से आई एक दिल दहला देने वाली घटना जिसने प्रिटोरिया क्षेत्र को भय और असुरक्षा में डाल दिया। सुबह एक हॉस्टल के भीतर अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और कुछ ही मिनटों में 11 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। वास्तव में यह घटना सिर्फ एक गोलीबारी नहीं थी बल्कि उस हिंसक सामाजिक सच्चाई की तस्वीर थी जो दक्षिण अफ्रीका को लंबे समय से परेशान कर रही है। दरअसल यह हमला शनिवार को तब हुआ जब कुछ लोग हॉस्टल के अंदर मौजूद अवैध शराब खाने में शराब पी रहे थे। पुलिस के अनुसार 3 अज्ञात हमलावर सुबह करीब 4:30 बजे अंदर घुसे और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुल 25 लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया, जिनमें से 10 लोगों की मौके पर ही यानी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, मर गए, और एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने बाद में अस्पताल में जाकर दम तोड़ा। सबसे दर्दनाक जानकारी ये रही कि मरने वालों में सिर्फ बड़े लोग ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी शामिल थे। पुलिस के अनुसार मृतकों में 3 साल का एक बच्चा, एक 12 साल का बच्चा और 16 साल की लड़की शामिल है। 3 साल का बच्चा उसी अवैध शराब खाने के मालिक का बेटा बताया गया है। यानी हमला न सिर्फ हिंसक था बल्कि निर्ममता की पराकाष्ठा इसमें दिखाई दी। पुलिस प्रवक्ता एथलेंडा मथे ने बताया कि हमले की वजह अभी साफ नहीं है। हालांकि शुरुआती जांच में ज़रूर पता चला है कि जिस जगह पर हमला हुआ वहां अवैध शराब खाना चल रहा था और इस शराब खाने को लेकर विवाद पहले से चल रहा था। ये विवाद ही घटना की बड़ी वजह हो सकता है, लेकिन अभी भी पुलिस ने किसी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया। वास्तव में दक्षिण अफ्रीका में अवैध शराब खानों का फैलाव एक गंभीर समस्या बन चुका है। पुलिस का कहना है कि जब भी किसी अवैध शराब खाने के भीतर झगड़े होते हैं तो हालात अक्सर बेहद हिंसक रूप ले लेते हैं। पुलिस ने बताया कि अप्रैल से सितंबर के बीच प्रशासन ने 11,975 अवैध शराब खाने बंद किए हैं। यानी ये समस्या छोटी नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर की चुनौती बन चुकी है। दक्षिण अफ्रीका वैसे भी दुनिया के उन देशों में
गिना जाता है, जहां हत्या दर बेहद ज़्यादा है। यूएन के 2023 और 24 के आंकड़े के अनुसार ये प्रति 1 लाख की आबादी पर 45 हत्याएं हैं। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि अप्रैल से सितंबर के बीच में देश में हर दिन औसतन 63 यानी 63 लोगों की हत्या हुई। ये संख्या किसी भी विकसित राज्य के लिए बेहद भयावह है और ये बताता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था को किन गहराइयों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस ताज़ा घटना में 14 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अवैध शराब खाने का मालिक भी घायलों में शामिल है। यानी घटना ने सिर्फ अप्रत्याशित थी, बल्कि उसी जगह पर मौजूद लगभग हर व्यक्ति को प्रभावित कर गई। यह बात समझना आवश्यक है कि अवैध शराब खाने दक्षिण अफ्रीका में इतने ज़्यादा क्यों फैल चुके हैं। वास्तव में गरीबी, बेरोजगारी और संगठित अपराध इन शराब खानों को बढ़ावा देते हैं। इस वजह से ये जगहें अक्सर छोटे मोटे विवाद, झगड़ों और हिंसक घटनाओं का केंद्र बन जाती है। पुलिस कई बार इन्हें बंद करती है, लेकिन ये तुरंत दोबारा खुल जाते हैं और फिर इसी तरह की घटनाएं दोहराई जाती हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भय में हैं। सवाल यह भी है कि जब 3 हमलावर इतने बड़े हमले को अंजाम देकर फरार हो गए, तो क्या वे किसी आपराधिक गिरोह से जुड़े हैं? क्या ये किसी पुराने विवाद का बदला था या फिर किसी संगठित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा? पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। दरअसल ये घटना सिर्फ प्रिटोरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका के लिए एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी है कि जब तक अवैध शराब खानों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हथियारों पर नियंत्रण मजबूत नहीं होगा, जब तक आपराधिक संगठनों की पकड़ नहीं टूटेगी, तब तक ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रहेंगी। ये गोलीबारी न सिर्फ 11 परिवारों की जिंदगी तबाह कर गई, बल्कि उस कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर गई जिस पर आम नागरिक भरोसा करते हैं। अफ्रीकी देश सूडान से भयावह और दर्दनाक खबर सामने आई है। वास्तव में सूडान सत्ता संघर्ष ने इतनी हिंसा को जन्म दिया है कि यहां आम नागरिक, बच्चे और अस्पताल तक सुरक्षित नहीं रहे। दरअसल सूडान के दक्षिण कोर्डोफन प्रांत के कालोगी शहर में स्थित एक किंडरगार्टन अस्पताल और घनी आबादी वाले इलाकों को हाल ही में ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस हमले में 116 लोगों की जान गई, जिनमें 46 मासूम बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 38 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हमला सूडान में गृहयुद्ध के बढ़ते हिंसक स्वरूप का सबसे दुखद उदाहरण बन गया है। स्थानीय अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF ने दक्षिण कोर्डोफन में स्थित प्री स्कूल अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों पर हमले किए। दक्षिण कोर्डोफन प्रांत की सरकार ने इस हमले के लिए सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट नॉर्थ यानी SPLMN को जिम्मेदार बताया। ड्रोन द्वारा 4 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें प्री स्कूल पर 2 बार हमला हुआ था। मृतकों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं और 10 से अधिक बच्चों की उम्र केवल 7 साल से भी कम है। वास्तव में ये हमला न केवल मानवीय त्रासदी है, बल्कि बच्चों के अधिकारों का घोर उल्लंघन भी है। यूनिसेफ ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि स्कूल में बच्चों की हत्या करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। यूनिसेफ के प्रवक्ता ने सभी पक्षों से अपील की है कि हमलों को तुरंत रोकें, मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करें। सूडान में संघर्ष अप्रैल 2023 से जारी है। सेना और अर्धसैनिक बल RSF के बीच सत्ता संघर्ष ने देश को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया है। मौजूदा समय में सूडान के 8 प्रांतों में से 5 पर RSF का नियंत्रण है, जबकि बाकी के 13 राज्य राजधानी खार्तूम सेना के अधीन है। शुक्रवार को RSF ने आरोप लगाया कि सेना ने दारकुर इलाके में ड्रोन अटैक करके एक बाजार और चाड से लगी आंद्रे सीमा पर ईंधन डिपो को निशाना बनाया। दरअसल इस गृह युद्ध ने पूरे देश की सुरक्षा और नागरिक जीवन को भयावह रूप से प्रभावित किया है। कोर्डोफन के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण हिस्सों में भी RSF और सेना के बीच भीषण संघर्ष जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के अनुसार अप्रैल 2023 से अब तक इस संघर्ष में 40,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं और इस स्थिति ने सूडान के नागरिकों को गहरे संकट में डाल दिया है। बच्चों, महिलाओं और सामान्य नागरिकों की सुरक्षा अब खतरे में है। राहत कार्य और बचाव दल लगातार मैदान में सक्रिय हैं।
लेकिन दोबारा मिसाइल हमलों और हिंसा के कारण उनका काम बेहद कठिन हो गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं और भोजन की आपूर्ति बाधित हो रही है। वास्तव में यह हमला ये दर्शाता है कि सूडान में हिंसा केवल राजनीतिक सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि आम नागरिकों और बच्चों की जिंदगी पर सीधा हमला है। मानवीय दृष्टि से यह अत्यंत गंभीर स्थिति है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इस भयावह परिस्थिति में बच्चों की सुरक्षा, अस्पतालों की रक्षा और नागरिक जीवन की रक्षा अब प्राथमिकता बन चुकी है। सभी पक्षों से उम्मीद की जा रही है कि वे संघर्ष को तुरंत समाप्त करें, मानवीय सहायता पहुंचाने दें। ये थी सूडान में हुए घातक ड्रोन हमले की पूरी जानकारी। हिंसा के इस दौर में आम नागरिकों की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है और अफ्रीका का यह देश मानवीय संकट के किनारे ही खड़ा है। घनी आबादी पर 4 मिसाइलें दागी गईं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सूडान में स्कूल, अस्पतालों पर ड्रोन हमला हुआ और बच्चों की जो हत्या हुई है सूडान में स्कूल के अंदर हमला करके, उसको लेकर अब देखिए 116 लोगों की मौत हुई, इसमें 46 बच्चे शामिल हैं। यूनिसेफ से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसका विरोध किया है। कहा कि कहीं से भी बच्चों की हत्या स्वीकार्य नहीं है। देखिए घनी आबादी इलाकों पर 4 मिसाइलें दागी गई हैं। जिस प्रकार से चीज़ें बढ़ रही हैं वो वाकई में पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है। ये विस्तारवाद की नीति और तमाम वजहों से जो ये युद्ध की स्थितियां बन रही हैं, उसमें देखिए क्या स्थिति सूडान में।